आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एशिया कप का फाइनल तो भारत जीत गया, मगर इखलाकियात, तहजीब और क्रिकेट की रूह को हमेशा के लिए दागदार कर दिया गया है। पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट को सियासत से आलूदा करने के बाद आखिरी तकरीब को भी मोदी की गंदी सियासत की भींट चढ़ा दिया गया। भारतीय टीम का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स लिए बगैर ही घर जाना पड़ गया और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी ना मिलने का मामला आईसीसी में ले जाने के लिए बेताब है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का यह कहना है कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। 6-0 एक ख्यालाती चीज है और 3-0 का रिजल्ट सबके सामने है। खुद नरेंद्र मोदी ने भी क्रिकेट मुकाबलों को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ट्वीट किया है कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटर को मुबारकबाद हो। नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर मोहसिन नकवी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर जंग ही तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त ही मिली है। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे में यह हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। खेल में जंग को घसीटना सिर्फ तुम्हारी बेबसी को जाहिर करता है और यह सब खेल की रूह की तौहीन है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी ने सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी है। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुनंदा है और मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो गया है। नाज़रीन, एशिया कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ ना मिलाने से शुरू होने वाला भारत का गैर महज़ब रवैया टूर्नामेंट की आखिरी तकरीब को भी खराब कर गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। फिर भारतीय टीम की हट धर्मी की वजह से फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार भी हुई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी ना लेने के बारे में आगाह किया कि जिसके बाद ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली गई और भारतीय टीम छोटे बच्चों की तरह ट्रॉफी को देखते रह गई और इशारतन ही अपनी विक्ट्री एंजॉय करती रह गई। क्रिकेट की तारीख का शायद ये पहला मौका है कि जब किसी भी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में हरीफ टीम से हाथ ना मिलाया हो और फिर ट्रॉफी भी ना ली हो। इस नौयत का गैर शाइस्ता रवैया दुनिया क्रिकेट की तारीख में आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ। नाज़रीन, 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत और वेस्ट इंडीज के मैच के बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान ब्रायन लारा को मैच ऑफिशियल्स के कुछ फैसलों पर एतराज था, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाजन कुछ देर के लिए ताखीरी तौर पर टेम्पोररीली ही डिलेड एक्सेप्टिंग द ट्रॉफी लेने में ताखीर की, लेकिन बाद ट्रॉफी वसूल की भी। मगर क्रिकेट की दुनिया में बदअखलाकी और गिरावट का ये एजाज बहरहाल भारत के माथे का झूमर है। हैंड्स डाउन दिस ट्रॉफी इज डेफिनेटली विद देम, जिसने खेल को भी जंग और सियासत से जोड़कर क्रिकेट के हुस्न को एंड द होल एंटरटेनमेंट बिहाइंड इट, द फैक्टर दैट यूनाइट्स बोथ द कंट्रीज, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अब एशिया कप की फतह को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़े जाने पर खुद भारतीय ऑपोजिशन लीडर और खुद भारतीय अवाम मोदी को सख्त क्रिटिसिज्म और तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि खेल को खेल रहने दीजिए। इंडियन कांग्रेस के रहनुमा अतुल पटेल ने भी मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल है और अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि इसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदलना चाहिए था। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी हवा हो, पानी हो, खेल हो, हर जगह सियासत को ले आते हैं और मुल्क के वकार का ख्याल रखने की बजाय खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद के जवाब में बीजेपी रहनुमा ने ऑपोजिशन रहनुमा को ही भारत का गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे कि अपनी कारकर्दगी कैसी रही। ये तो उन्होंने दिखाया ही अपना रवैया, लेकिन हम भी जीता हुआ मैच हार के वापस आए हैं। समथिंग वेरी रियल, अ विक्ट्री वेरी वेरी रियल। हमारे साथ लेजेंडरी शोएब अख्तर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड मौजूद हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप भी खेलते रहे, राइवलरी तबाह की होती थी, इंडियंस को चंगा लड़ताड़ते थे आप लोग भी, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहरहाल रहती थी, टूर्नामेंट खराब नहीं होता था। इंडिया के रवैये और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से तो तमाम तर स्पोर्ट ही मस्क हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अब एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया है। सियासत को क्रिकेट में इस हद तक लाने में भारतीय हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड आई पर्सनली बिलीव मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा किया कि फिर दी नहीं, एशियन उनको देने से भी फिर कहा कि नहीं मिलेगी। फिर अब बताइएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सदर की वहां मौजूद, वो तो मौजूद थे, नॉट एज वजीर दाखिला की हैसियत में तो नहीं थे, लेकिन अब ट्रॉफी ना मिलने पर जो भारत आईसीसी को शिकायत करने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इन सब चीजों पर? देखिए जी, whatever is happening is not a very pleasant sight to see.
एंड आई वुड से ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था. बट आई ऑलवेज बिलीव कि आप अपने रिजॉल्व का रास्ता हमेशा खुला रखें. देखें, अल्टीमेटली दे आर योर नेबर्स एंड वी हैव टू somehow to find a reason, you know, to collaborate in times to come. And at the same time, जी, मुझे जो चीज देखनी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट थी कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है और क्यों जा रही है फॉर लास्ट 2 decades. तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी जी कि पाकिस्तान क्रिकेट इज नॉट डूइंग वेल, बिकॉज ये संडे था, पूरी कौम जेल इन हुई थी और पाकिस्तान एक्चुअली could have won this match very easily. 3-4 चांसेस थे पाकिस्तान के लिए, तो जीत सकता था. और मुझे ये था यार, ये खुशी हमें इस स्टेज पे यहाँ मिल जाती. तो अनफॉर्चुनेट. मगर शोएब, यू नो, टू बी फेयर, आसान विन तो नहीं था भारत के लिए, वॉक ओवर नहीं था सो टू से, लेकिन दैट आल्सो मींस कि हम भी तो जीत सकते थे ना. व्हाट वाज द क्रिटिकल मिस्टेक आपकी नजर में? पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच भारत की गोद में डाल दिया है और एक तगड़ा ओपनिंग स्टैंड मिलने के बाद भी हमारी टीम एक बड़ा टोटल ना कर सकी. आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 33 रन में हमने गवा दी. फिर मोहम्मद हारिस ने भी पूरा शॉट खेलने की बजाय सीधा कैच थमा दिया. फिर जो भी आया छक्का मारने की कोशिश में रहा कि मैं बस मार लूं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेविलियन ही लौटे. इसके बाद कल की शिकस्त का किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप स्पेसिफिकली? मिडिल ऑर्डर हमारा प्रॉब्लम है और पूरे टूर्नामेंट से है. और जो कोच साहब है वो ही डजंट लिसन, बिकॉज जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं तो आपको पक्के बैट्समैन चाहिए होते हैं, पक्के बॉलर चाहिए होते हैं. बिल्कुल. जो एक्सपीरियंस्ड, जो एक फुल फ्लेज्ड क्रिकेटर होता है, पूरा क्रिकेटर, वो क्रिटिकल सिचुएशन में आके मैच जिताता है. देखिए, आप ऑलराउंडर से मैच नहीं जीत सकते और ऑलराउंडर आधे बॉलर आधे बैट्समैन से पूरे मैच नहीं जीते जा सकते. तो वहां पे क्रिटिकल मिस्टेक हुई हमारे मिडिल ऑर्डर में और वो बहुत ही बुरा खेले पूरा टूर्नामेंट. और लोअर मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा था, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं किया. बट आई थिंक वाज वेरी इमेच्योर इनिंग्स बाय आवर टीम व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग. समवेयर क्लोज टू 175 हम कर सकते थे. और इंडिया, we basically got them by the necks. हमने पकड़ लिया था उनको. 313 थे और थोड़ी अगर प्रो एक्टिव कप्तानी की जाती तो मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान could have won this very easily apart from the run out हारिस अगर कर लेता. अगर हारिस की ओवर ना कराए जाते, स्पिनर से कराए जाते ओवर, तो वो डेफिसिट बहुत बड़ा हो सकता था. एक्चुअली इंडिया लुक्ड अंडर प्रेशर लास्ट नाइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान 7 नंबर की टीम है और इंडिया 5 नंबर की टीम है. वाज़ेह दबाव में दिख रहा था. बिल्कुल. इंडिया वाज लुकिंग नर्वस एंड हमने पकड़ लिया था. अनफॉर्चुनेटली ये बना बनाया गेम मेरा ख्याल में हाथ में पकड़ा दिया हमने. इससे इजीएस्ट चांस नहीं मिल सकता था. उनकी बॉलिंग लाइनअप कौन ही थी, तो बड़ा इजीएस्ट चांस हमने गवा दिया. डूबे के ओवर हमने 2 में 12 रन किए, वो हम नहीं कर सके. बाकी मिडिल ऑर्डर they had to do is that's just to go out there and to play a run a ball. तो that could have been पाकिस्तान 160 प्लस कर सकता था, जो इंडिया के लिए इम्पॉसिबल टास्क हो जाता टू कॉन्कर दैट. मगर शोएब, एंड आई विल गेट टू द नंबर्स, 175 या 180 इजीली सर, मगर एक बेहतरीन मौका था ना, यानी पाकिस्तानी हम ये जीत सकते थे ये कप. 113 रन पर पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे एट दैट पॉइंट, जो नहीं भी देखना चाह रहे थे, बिकॉज यू नो हिस्टोरिकली हम बड़े मायूस भी तो रहे ना, वो भी बैठ गए देखने. सो शोएब, सबको मालूम है कि दुबई में आखिरी 10 ओवर्स का गेम मुश्किल हो जाता है, बॉल स्विंग भी करना शुरू हो जाता है. क्या प्लेयर्स को समझाने वाला कोई नहीं था? वाज देयर अ गाइडेंस प्रॉब्लम दैट यू सॉ? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था. बॉलिंग बिल्कुल बड़ी आसान थी, विकेट बड़ा मजे का था. इट्स जस्ट प्योर इमेच्योर बैटिंग, नथिंग एल्स. इमेच्योर बैटिंग और कोई गेम प्लान नहीं था. दूसरा, महर, आप ढूंढते हो 99 का टैलेंट, वो तो अब वापस आने से रहा. अब वो स्किल सेट जो सकी के पास थे, वसीम अकरम के पास थे, मेरे पास थे, आफरीदी के पास थे, अजहर के पास, रजाक के पास, we cut for this kind of situation. So unfortunately the skill set level is not there. Game awareness is not there. देखना, it's just a game awareness. यार 8 विकेटें आपके पास पड़ी हैं, आप 6-7 के एवरेज से ही रन कर लेते तो हम 170 तक पहुंच जाते.
और इंडिया पे आपको देखा है, इंडिया ने कल पैनिक किया है, उनके ओपनर्स ने पैनिक किया है और वो पकड़ाई दे गए थे। अब आपने उनका रन डेफिसिट बढ़ाना था। आई डोंट थिंक दैट द प्रोएक्टिव कप्तानी हुई है। प्लस यू हैव अ मेजर प्रॉब्लम इज द कैप्टन, जहां पे दैट ही डजंट बैट वेल, ही डजंट बॉल, एंड प्लस चेंजिंग इन द फील्ड जब एज अ कैप्टन करते हैं वो डजंट लुक वेरी इंस्पायरिंग। He may be a nice guy. I'm all for him, being him as a nice guy. But the thing is, remember back in the days, you had the captain like Imran Khan, you had Javed, you had Wasim Akram. You know, those people are. ये वो लोग थे जो बैट भी कर लेते थे, ऑलराउंडर्स थे, इंस्पायरिंग भी होते थे। मगर शोएब आपको तो नोबडी सीम्स इंस्पायरिंग राइट नाउ एंड एब्सोल्युटली आई सॉ दैट, लेकिन 30-35 रन्स में तो हम 7-8 विकेटें जब लूज कर जाएंगे तो स्किल से ज्यादा तो एक प्रेशर भी नहीं ले पाए ना। ड्यूरेस और दबाव के अंदर भी काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 10 ओवर्स के बाद शोएब पाकिस्तान को कम से कम आप कह रहे हैं 160 180 तो कर लेना चाहिए था, आई बिलीव। महर, स्किल सेट होगा तो टीवी पे बात कर सकेंगे ना। स्किल सेट होगा तो डिस्प्ले कर सकेंगे ना ग्राउंड पे। अगर आपके पास टेक्निक होगी, आपके पास टैलेंट होगा तो सिंगल ले सकेंगे ना। प्लीज, मैं बड़ा सिंपलीफाई करके समझा रहा हूँ। These are the guys does not have that skill set, you know, to take you through the red line, you know, to the finish line. The only problem is एक छक्का मारना आता है या चौका मारना आता है, सिंगल कौन लेगा, डबल कौन लेगा, रनिंग बिटवीन द विकेट कौन करेगा, गेम अवेयरनेस कैसे आएगी? वो सारी चीजें इनके पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो अगेन आपको इतनी मीडियोक्रिटी क्यों पसंद आती है, आपको इतने एवरेज बंदे क्यों पसंद आते हैं कि आप अपने आप देखिए, अल्लाह ने आपको टाइम दिया है, ताकत दी है, आप बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। एंड इज अ नाइस गाय, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी, इज अ वेरी नाइस गाय, एंड बट ही इज नॉट सराउंडिंग हिमसेल्फ विद द राइट एंड वाइज पीपल। अगर तो तगड़ा बंदा आएगा तो उसकी सुननी पड़ेगी, और वो तगड़ा बंदा आपकी लेगेसी को कर सकता है। जैसे मैं उनको सिंपल प्लान दिया था, मैंने उनको कहा जी कि अगर नजम सेठी PSL बना के अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकता है तो आप भी अपनी लेगेसी क्रिएट करें। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, तो PSL 2.0 शुरू कर दें। मगर 8 रीजन में 60 टीमें बनाए, 2000 बच्चा खेले, उससे रेवेन्यू भी जनरेट करें, एयर टाइम भी बेचें, अपने फूड फेस्टिवल भी करें, कॉन्सर्ट्स भी करें, और वहां से टैलेंट ला के बच्चों पे ये जिम्मेदारी डालें। जब तक आप 2000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं करते, हम आपको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन बच्चों के पास वो स्किल सेट है ही नहीं। 2000 बॉलें खेली नहीं, ना 2000 बॉलें शाहिन अफरीदी ने कराई हैं, ना ही हारिस राउफ ने कराई है। एक जगह बॉल करने के लिए मसल मेमोरी चाहिए होती है, आपको एक रिदम चाहिए होता है, आपको रोज प्रोग्राम करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको टीवी बैठना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज द जनरेशन ऑफ T20 क्रिकेटर्स जिन्होंने बड़ी लंबी क्रिकेट खेली नहीं। ठीक है, मगर ये देखें ना, यू आर ऑब्वियसली नॉट हैप्पी विद द टीम सिलेक्शन शोएब, मगर डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी के हवाले से भी बताएं। आपने मिडिल ऑर्डर की बात की शोएब, मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक मैच विनर है आपका हसन नवाज, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको भी बाहर बिठाया हुआ है, यानी कि आपके ख्याल में ये ठीक फैसला था। और अगर आपने मिडिल ऑर्डर में सलमान आगा या फिर हुसैन तलत को खिलाना है तो फिर बाबर रिजवान को क्यों निकाला है? बिकॉज समझाएं सर, बिकॉज द वे आई सी इट, टॉप के स्लो प्लेयर्स को निकाल के आपने मिडिल ऑर्डर के स्लो प्लेयर्स को आगे कर दिया, यानी कि वी सीम टू बी गोइंग फॉर अ वेरी डिफेंसिव गेम। क्या हम डरते हैं बीइंग अग्रेसिव और प्लेइंग एट द फोरफ्रंट? देखिए, एक तो गेम का अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। अगर कोच को ये समझ नहीं आ रहा मेरा मिडिल ऑर्डर का ही मसला है, तो जो मैच विनर है, एक टीम है हसन नवाज, उसी को बैठा दिया। जब पूरी दुनिया 3 फास्ट बॉलर खिला रही है, वो रिफ्यूज कर रहा है कि जी मैंने 3 फास्ट बॉलर नहीं खिलाने, एक जिद पकड़ी हुई है उसने, आई डोंट नो व्हाई। दूसरा, देखें अगेन, आपको टिमिड, मीडियोकर और इस किस्म में कोच क्यों पसंद आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बेसिकली PCB को तगड़ा बंदा चाहिए ही नहीं, बस यस मैन चाहिए होता है, वो ले आए। और जब आप तगड़ा बंदा नहीं लाओगे ना, तो याद रखिए क्रिटिकल सिचुएशन में एवरेज बंदा खुल के आपके सामने आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो जो तगड़ा बंदा होगा, जिसके पास स्किल सेट होगा, जो टैलेंटेड होगा, जो 150 पे बॉल करेगा या सकलैन की तरह उसके पास टैलेंट होगा, वो डिस्प्ले करेगा। से ना, कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड इन क्राइसिस। यस,
मुश्किल वक्त में दिखता है कि आप कितने पानी में। So exhibition of the talent, you have seen it last night. India was nowhere close to win this game. Nowhere close to win this game. Honestly, हमने जैसे 99 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को खड़ाया था ना, हमने कल एशिया कप इंडिया को प्लेट में रख के दे दिया। कुछ भी नहीं किया हमने। Just like we was running around like a headless chicken. It's just a senseless, a reckless coaching staff, and on top of that the captain is मगर शोएब, हमने जब हुसैन तलत को खिलाया, लेकिन बॉलिंग अगर नहीं करानी थी तो फिर हुसैन तलत और हसन नवाज में से अगर मैं आपको पूछती से आप किसको चूज करते फिर? यार बाबर को आपको नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, हसन नवाज को आपको लाना चाहिए था, चौथे बैटिंग करानी चाहिए थी। हम तो पिछले 2 हफ्ते से चीखे मार के बता रहे हैं वो खिला लो हसन नवाज को। वो पूरी टीम है, वो मिडिल ऑर्डर का ही मसला है तुम्हारा। और बाबर आपको स्टेबिलिटी देता, बस उससे बस क्यों पता नहीं खार खा के बैठ गए। ठीक है वो भी स्लो खेलता है, लेकिन चले थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो देता था ना टीम में। वो गलत ड्रॉप किया, लेकिन एक जैसे 2 नहीं खिला सकते आप। यार रिजवान खिलाएं या बाबर खिलाएं, बिकॉज दोनों की गेम ही थोड़ा स्लो खेलते हैं। एनीवेज बट हसन नवाज जैसा आपके पास था तो उससे आपने काम नहीं लिया, उसको नहीं खिलाया। हुसैन तलत अगेन वाज नॉट द राइट चॉइस फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। हसन नवाज को होना चाहिए था। तो आप ये देखें, ऊपर से ये मानते भी नहीं बात और ये कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। तो बस ठीक है तो फिर ये ले लें आप। देखिए आप रूल खोल के पहुंचे आप टूर्नामेंट के फाइनल में, एंड यू कुड हैव क्लीन द होल मैच बाय विनिंग दिस फाइनल, बट वो भी नहीं किया उन्होंने। बट ये दिस इज ये सारी चीजें लीड्स अप टू द वन गाय इज द चेयरमैन अगर तगड़ा बंदा लाएगा, तगड़ा कोच लाएगा, तगड़ा यू एस्टैब्लिश दैट। मगर टू बी फेयर सर, वॉक ओवर तो नहीं दिया ना। आई थिंक हमें दर्द इसलिए ज्यादा सबको हो रही है कि बिकॉज इट वाज सो क्लोज, और इतना वाकई लेट के गिर के मायूस हो के पता नहीं किस तरह पहुंच तो गए, तो इट वाज सो क्लोज। मगर गेटिंग टू बॉलिंग, शोएब फास्ट बॉलर कहाँ है हमारे सर? एंड आई एम टॉकिंग टू शोएब अख्तर, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो क्या हुआ, कहाँ है बाकी शोएब अख्तर पाकिस्तान के? बॉलिंग की तरफ अगर आप आए तो शायद ये गलत नहीं होगा कहना कि 146 रन के हदफ का दिफा करना खासा एट दैट टाइम, अगर आप ये ना भी कहें कि चलो भी मुश्किल नहीं था, बट इंडिया वाज स्ट्रगलिंग। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर ने ऊपर से 3 अहम भारतीय खिलाड़ियों को आउट किया, फिर पाकिस्तान ने मैच पर ग्रिप मजबूत कर लिया दैट टाइम। फिर आपके नजदीक मैच का टर्निंग पॉइंट कहाँ था इफ यू स्पीक इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग? आई थिंक द कैप्टनसी अगर वो साइम बॉलिंग कर रहा था, उसकी जगह हारिस को नहीं लाना चाहिए भाई। अगर उनका 43 में उनको 73 करना है तो अपनी बॉलें कम करते जाओ, लेट देम मेक मिस्टेक। तो आई थिंक अगेन इट लाइज टू द डिसीजन लाइज विद द कैप्टन। 3.5 ओवर में तो शायद स्मार्ट ही इज, 50 रन तो हारिस ने दे दिए। वो टर्निंग पॉइंट थे मेरे लिए। और उसके बाद तो आई मीन समझ ही नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हारिस का रन आउट कर लेता तिलक वर्मा को तो शायद वहां से भी चेंज हो जाता काम, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अगेन गेम अवेयरनेस नहीं है, वो फ्रेम में नहीं है। हिट कर दे यार स्टंप को, यार मार दे बिल्स पे ताकि वो आउट हो, नया बैट्समैन आए अंदर फंसे। अगेन आपके पास यार वो सर्टन टैलेंट नहीं आ पा रहा। देखिए स्क्वॉश में जहांगीर आए, जानशेर आए, बहुत सारे लोग आए, खत्म हो गए। स्नूकर में आए, हॉकी में आए, क्रिकेट में आए। महर मसला ये है कि हमारे बाब इख्तियार को बंदा चाहिए यस मैन को ये नहीं पता होता कि क्रिकेट मैन करना क्या है। अगर क्रिकेट चलानी है आपने तो बंदे तो सही ले आओ साथ। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बंदे तो सही ले आओ साथ। बंदे भी नहीं सही लाने और रन द मिल्स चीजें भी करनी है तो एंड ऑफ द डे आप 7वें नंबर की टीम है T20 में बाय द वे। तो अगर वो भी नहीं करना, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं करना, एक अजीब सा एक टूर्नामेंट करा देना है, चैंपियंस क्रॉप, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर करा देना है, कोई विजन नहीं, कोई पाथवेज नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फोटो आपके लिए पहुंच जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से यार। I'll be honest with you, I'm like seriously disappointed because it is not about cricketers are not coming. I'm telling you, it's about the bad
मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग। सो आप कह रहे हैं कि दूसरा ओवर जिस मौके पे हारिस को दिया कि जहां स्पिनर्स बहुत अच्छे गेंद कर रहे थे, वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हुआ। क्या वो गेम चेंजिंग डिसीजन था शोएब के? उस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा साइम अयूब हो, सलमान आगा हो, मोहम्मद हारिस, ये तो तमाम की कारकर्दगी मायूस कुन रही ना। सो बतौर विकेट कीपर भी मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो कल एक बड़ा आउट करने में भी देर कर दी। अब उनकी लेजीनेस क्या है, सुस्ती की वजह से भी फिर मैच हाथ से निकला। स्पिनिंग विकेट का बताएं सर। स्पिनिंग विकेट था, आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तबाही का मोहम्मद नवाज है, उसको आपने सिर्फ एक ओवर कराया, सर पकड़ के बैठे होंगे तब भी आप सर। जी बिल्कुल, हमने तो कहा था साइम अयूब इंशाल्लाह सईद अनवर बनेगा, लेकिन हमें क्या पता वो सईद अजमल निकल आएगा। तो उससे हमने बैटिंग करवानी थी, वो बॉलिंग करा रहा है। सो अगेन देखिए ना जी, आप अब देखिए ना, कप्तान ही अगर सेंसलेस हो जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर कप्तान ही को नहीं समझ आएगी उसने क्या करना है, तो फिर तो आप खत्म हो गए ना। देखिए जी, कप्तान ही होता है जो आपके सही फैसले सही जगह करवाता है। तो आई थिंक दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सलमान लियाका इज योर कैप्टन। आई थिंक यू बेटर एंजॉय इट फॉर द नेक्स्ट सीरीज। आई डोंट नो, would he stay there? Would he stay there? Months? God knows. फिर 6 महीने बाद एक नया कप्तान, एक नई मैनेजमेंट और एक नई टीम, फिर बाबर अंदर, फिर रिजवान अंदर, फिर वो अंदर, फिर बाहर। तो मैं अक्सर इनसे ये कहता हूँ, यार आप लोग पैसे ना लगाया करें हम लोगों पे, जो हम टीवी पे हमें आके बैठाते हैं। हमारे जो रिपीट प्रोग्राम जो हमने किए हो ना पहले, वो चला दिया करें, क्योंकि होना तो यही है बार बार, जो हम 2022 में भी यही बात कर रहे थे। क्यों रोटी रोजी पे लात मार रहे हैं सर? करें, मैं टेलिंग यू ऑनेस्टली 2026 में भी यही नो शोएब, बड़ा ऑन अ सीरियस नोट, अब आप समझ रहे हैं कि भारत पे दर पे 3 शिकस्तों के बाद भी यू थिंक नाउ इट्स टाइम टू चेंज द टीम? क्या यही टीम चल पाएगी या अब इसे तब्दील करना इनएविटेबल है, नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, अगर आपने ठीक होना है ना, तो आप ठीक फैसले करोगे। अगर आपकी इंटेंट ठीक होने की है ही नहीं, तो फिर ठीक कैसे होगा? तो ये ठीक नहीं होना चाहते। तो यही 2014 में बात कर रहा था मैं। स्ट्राइक रेट का मसला 2014 में भी था। पाकिस्तान की सेंसलेस क्रिकेट जो खेल रही थी, वो 2014 में भी खेल रही थी, 2005 में भी खेल रही थी। आसाद के बाद की रिटेरेशन की बात कर रहा हूँ, वो 2018 में भी खेल रही थी, 2022 में भी खेल रही थी। तो ऑनेस्टली ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें, ये लफ्ज बलफ्ज आप चला रही है 2026 में, अल्लाह खैर करे, आपको सेम सिचुएशन मिलेगी। आई होप नॉट। कि बाबर नहीं है टीम में, कप्तान चेंज कर दिया। मैं आपको अभी गारंटी से बता सकता हूँ, अगर आप मेरी बात ये लिख लें तो आपको बात चल जाएगा कि ये कप्तान चेंज हो जाएगा। अगर सोचें ये 6 महीने बाद इंडिया में ये टूर्नामेंट हारता है, क्या आपको लगता है कि सलमान अली आगा एज अ कैप्टन इंडिया में लीड करेगा वर्ल्ड कप में? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है इसको अभी चेंज कर देंगे। एक चीज, बाबर को आपने निकाला, देखिए वो वापस आ जाएगा, आना भी चाहिए। अभी आप ये देखना, फिर एक 6 महीने बाद एक नया कोच आया होगा, फिर एक वो सारा कुछ। इट्स अबाउट द मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट द गाइज। दे आर पिकिंग अप द रॉन्ग पीपल टू रन द हेल्म ऑफ अफेयर्स एंड अल्टीमेटली यू गेट द रिजल्ट व्हाट यू लुकिंग एट राइट नाउ। मुझे सब तकलीफ ये है, पूरा मुल्क गट्ठा बैठा हुआ था और हम इतनी छोटी स्टेज पे थे और इतनी रूडनेस जो हमने बर्दाश्त की है, तो कल ये जीत के सारा मेक इट स्क्वायर कर देते हम, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। बिकॉज महर, इससे एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ द क्रिकेट है वो नीचे चला जाता है। वो नीचे जाने की वजह से बच्चे क्रिकेट खेलते नहीं गलियों में, हेडिंग टुवर्ड्स फुटबॉल ऑलरेडी सर। जब आपकी इंस्पिरेशन ही नहीं रहेगी, आप जीतोगे नहीं और आप यही करते रहोगे तो फिर कौन? शोएब अख्तर वाज विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, ऑलवेज अ प्लेजर एंगेजिंग विद यू। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात जारी है, मगर खबर रसाल इदारे रॉयटर्स ने इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए खबर शाया की है कि व्हाइट हाउस में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दरमियान इजरायली वजीर आजम ने फोन करके कतरी वजीर आजम से इजरायली हमले पर माजरत की है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट एक ऐसे मौके पर आई है जब हाल ही में कतर पर हमले के बाद नेतन्याहू सख्त अनअपोलोजेटिक स्टांस लेते हुए दिखाई दिए, बल्कि बार बार हमने देखा कि जिधर एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि यह आज के बाद नहीं होगा, साथ साथ पैरेलल
नेतन्याहू ये वाज़े करते रहे कि जिधर भी हमास रहनुमाओं के हवाले से इंटेलिजेंस मिलेगी इजराइल हमला करेगा। इसके अंदर ना सिर्फ 9/11 का पैरेलल ड्रॉ किया नेतन्याहू ने, बल्कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका का टारगेट करना, पाकिस्तान की सरजमीन का, इसके ऊपर भी बार बार हवाला दिया गया। और आज पहली बार दो अहम तरीन रहनुमाओं सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने जराए के मुताबिक जो खबर दी जा रही है कतर को फोन करके माजरत की है, जबकि अभी एज वी स्पीक सदर ट्रंप और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात जारी है। मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक अभी कोई वाज़े डिटेल सामने नहीं आई। अलबत्ता इजराइल के बदनाम और नस्ल परस्त वजीर खजाना बेजालेल स्मोट्रिच ने एक पोस्ट में रेड लाइंस की निशानदही करते हुए लिखा है कि इजरायली फौज मिस्र की सरहद के करीब वाक़े फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जे के अलावा गजा पर मुस्तकिल बुनियादों पर रहेगी। फलस्तीनी अथॉरिटी को गजा का इंतजामी कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में फलस्तीनी रियासत का कोई तस्करा नहीं होगा, और अगर मुलाकात हुई जो कि हो रही है तो फलस्तीनी रियासत के ख्याल को जेर बहस भी नहीं लाया जाएगा। साथ ही बेजालेल स्मोट्रिच ने गजा में कतर के किरदार की भी मुखालफत की है। साथ ही ये भी कह डाला है कि जिसे गजा से जाना है वो चला जाए, मगर इजराइल उस वक्त तक गजा में रहेगा कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, चाहे वो जमीन के ऊपर मौजूद हो या फिर जेर जमीन। नाजरीन, इसी तरह नेतन्याहू के इंतहा पसंद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बेन गीर ने नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए एक्स पोस्ट पर बिफोर दिस मीटिंग वाज़े तौर पर लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके पास हमास को फैसला कुन शिकस्त दिए बगैर जंगबंदी का कोई इख्तियार नहीं है। बेन गीर और बेजालेल स्मोट्रिच की जमातों के पास इजरायली पार्लियामेंट में 13 नशिस्तें हैं नाजरीन, और अगर ये दोनों नेतन्याहू के खिलाफ हो गए या अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली तो नेतन्याहू की हुकूमत खत्म हो जाएगी। सादा अल्फाज में ये दोनों लोग नेतन्याहू की ट्रंप के साथ मुलाकात पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं। इजरायली अखबार हैरेट्स ट्रंप की जानिब से पेश किए गए मंसूबे से मुतल्लिक लिख रहा है कि रिमोट गवर्नेंस का ये एक ऐसा मंसूबा है कि जिसमें फलस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी नहीं। ये मंसूबा इजराइल और टोनी ब्लेयर की सरबराही में कायम एक तंजीम ने मिलकर बनाया है। मंसूबे में टोनी ब्लेयर को एक नई कायम होने वाली गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी का सरबराह बनाने पर भी गौर किया जा रहा है कि जो हमास के खात्मे के बाद गजा का कंट्रोल संभालेगी। आपको बताते चले कि इजराइल अखबार हैरेट्स के मुताबिक इस अथॉरिटी के पास ताकत का मुकम्मल ढांचा मौजूद है कि जिसमें आला बैनुल-अक़वामी सफारतकारों और फिर कारोबारी शख्सियात को भी सबसे ऊपर ऐड किया गया है और फलस्तीनियों को सबसे निचली सतह पर रखा गया है ताकि वो जमीनी सतह पर इंतजाम संभालें। गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी का बैनुल-अक़वामी बोर्ड इब्तदा में मिस्र या फिर गजा के बाहर किसी करीबी जगह पर कायम होगा, क्योंकि इजराइल ने जमीनी सूरत हाल को अफरा तफरी का शिकार कर दिया है। नाज़रीन, इस बोर्ड में एक अक़वाम मुत्तहिदा का ओहदेदार, मारूफ मिस्री कारोबारी अफराद और मुस्लिम अरकान शामिल हो सकते हैं, ऑल फॉर क्रेडिबिलिटी कि इसकी साख कायम की जा सके। इस अथॉरिटी के पास एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट भी होगा कि जिसके मातहत 5 कमिश्नर्स काम करेंगे ताकि इंसानी अमूर, तामीर नौ, कानून साजी, सिक्योरिटी निगरानी, फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ ताउन की निगरानी भी की जा सके। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वी विल कीप यू अप टू डेट व्हाट इज कमिंग आउट लेटेस्ट बिटवीन President Donald Trump and Netanyahu, one of the most important meetings currently underway in the world right now. Stay with us. मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। नाज़रीन, जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल होने के बाद उन्हें जजेस के रोस्टर में शामिल कर लिया गया है और तारिक जहांगीरी का सिंगल और डिवीजन बेंचेस केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। जस्टिस तारिक जहांगीरी का जस्टिस समीन रिफत इम्तियाज के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल कर दिया गया है। वो कल से समाते करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 16 सितंबर का फैसला मुअत्तल किया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा थे। नाज़रीन, समाअत के आगाज पर जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस जाज इसाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस आम साइलिन वाले रास्ते से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है,
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये अहम खबर भी दी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराजात मौजूद थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के बावजूद रिट पिटिशन पर नंबर कैसे लग गया? ताहम जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। दौरान समाअत जस्टिस तारिक जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने मौकफ अपनाया कि हाल ही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फैसला जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता, जिसपे जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस केस के हकायक मुख्तलिफ थे कि जिसका आप हवाला दे रहे हैं। वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए कि 16 माह तक जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ इस केस में ना किसी को हसासियत नजर आई, ना ही किसी ने शिद्दत पर बात की। अचानक ऑर्डर दे दिया गया कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर इल्तवा है जज को काम से रोका जाता है। असद अली केस की खिलाफ वर्जी करते हुए जज को जुडिशल वर्क से रोका गया। अबूरी हुक्म के जरिए जज को अदालती अमूर से रोका नहीं जा सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आज 9 घंटे तवील समाअत हुई है तोशाखाना 2 केस की। आखिरी 2 गवाहान के जो बयानात हैं वो भी कलम बंद कर लिए हैं। 180 की डिग्री के ऊपर तोशाखाना 2 का केस आगे बढ़ रहा है और शायद अगले 24 से 48 घंटों में इसका फैसला भी सामने आ जाएगा। बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मुनीफ फारूक, सीनियर तज्जियाकार, और मियां दाऊद के जो दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ, आपसे आगाज करूंगी। आज का रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ जस्टिस जहांगीरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया गया है। एडवोकेट मुनीर मलिक ने बड़ा वाज़े दो टोक पैगाम दिया कि बड़ा ख़तरनाक पैगाम जाएगा पूरी की पूरी अदलिया को। एंड द बेंच हेडेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये आइनी बेंच, इसके अंदर मियां दाऊद हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। दरख्वास्त गुजार थे को वारंटो और उसके इख्तियारात के हवाले से बड़ा सवाल उठा कि ये तो हाई कोर्ट फैसला कर ही नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग ऑर्डर है, तो ये क्या पढ़ा नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो इसके अंदर एक कानूनी बहस है, जिस तरह आपने अभी खुद जिक्र किया को वारंटो का, वो तो एक जारी बात है, एक पूरा लीगल आर्ग्यूमेंट, और उसके ऊपर जैसे आपने कहा ऑलरेडी फैसला भी मौजूद है। बट पुटिंग दैट असाइड, अगर आप उस तरह देखें तो जो सरफराज डोगर साहब हैं, आई हैव मतलब मैं वो एक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनकी तैनाती, उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना, उसके हवाले से जहांगीरी साहब का जो पूरा मामला है और उन जज साहिबान का, वो तो आपको याद होगा आई थिंक बिफोर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो वो एक नेचुरल उनका तो ग्रीवेंस अगेंस्ट डोगर साहब है ही। दाऊद साहब, मुझे बताएं कि अब ये जो 21 को लग रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज तो वो आप शायद खुद ही पकड़ में आ गए को वारंटो का जिक्र करके, वो पकड़ से निकल नहीं पाए फिर, मगर अगर केस आगे चलाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पैरेलल प्रोसीडिंग्स नहीं तस्वर होंगी है? और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी हदायत देनी चाहिए कि अब इसको डिसमिस कर दीजिए? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो अब कन्वीन हो ही रही है 18 को। नहीं मेरी बहन, जो को वारंटो का लॉ है वो एक डिफरेंट लॉ है, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट प्रोसीडिंग है। तासुर ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर केस पेंडिंग हो तो को वारंटो नहीं चल सकती, को वारंटो अगर पेंडिंग हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस नहीं चल सकता। ऐसा आईनी तौर के ऊपर कहीं भी मुमानत नहीं है। जिस केस की बुनियाद के ऊपर हमने ये को वारंटो फाइल की थी, और जस्टिस जहांगीरी साहब भी उसी केस, असद अली केस के ऊपर रिलायंस ले रहे हैं, उस केस में ये बात दुरुस्त है कि ये ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि हाई कोर्ट जो है वो को वारंटो के अंदर अपने साथी जज को नहीं रोक सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये दोनों, तो आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की सतह पर उनको रोका जाना गलत था? नहीं, मैं कतन ये बात नहीं कह रहा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, लेकिन आइन में इस बात की कतन मुमानत नहीं है। सर, प्रेसिडेंट मौजूद है ना, एक स्टेटेड एस्टैब्लिश्ड लॉ है, उसकी नजीर मौजूद है। लॉ मेरी बहन, हर दफा नए फर्स्ट इंप्रेशन के केसेस बनते हैं, वो नए डेवलप होते हैं, नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है। जैसे पहले मुझे मंतक समझा दीजिए दाऊद साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कन्वीन होने में, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है इस मुल्क में, ये सब कुछ होते हुए हाई कोर्ट को उनको क्यों जुडिशल काम से रोकने की जरूरत पड़ी? उसकी वजह यह है कि आइन ने ये को वारंटो का इख्तियार दिया हुआ है। आइन के आर्टिकल 199 के नहीं, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आइन के आर्टिकल 199 के तहत को वारंटो फाइल होती है। आइन के आर्टिकल 199 के सब आर्टिकल 4 में को वारंटो को एक्सक्लूड किया गया है कि जहां पर आपने पहले सुनकर ऑर्डर पास करना है
या सुनवाई का मौका देना है। को वारंटो का लॉ जो आज के दिन तक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है वो डिस्क्रिशनरी लॉ है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी को फॉलो किया जाता है। जैसे बिरादराना तौर के ऊपर हम समझते हैं कि अपना साथी जज जो है उसको काम से ना रोका जाए, लेकिन आइन में इस बात की कतन तो अब आप क्या होते देख रहे हैं सर? अभी फिर से चंद दिनों के अंदर वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच बैठेगा, जस्टिस डोगर बैठेंगे, उनके कॉलीग साथ बैठेंगे, 2 रुकनी बेंच बैठेगा। क्या होते देख रहे हैं? केस तो अब आगे चलना है, क्या डिसमिस कर देंगे या चलाएंगे? नहीं, केस को आगे चलाएंगे, केस को आगे चलना चाहिए। बहरहाल जैसे मुनीब साहब फरमा रहे थे कि इस केस के अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हों, अगर वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हों भी तो कतन फिर भी हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते या किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि अगर फर्ज कर लें मैं एक जाली वकील था और मैं 15 साल 20 साल प्रैक्टिस करता रहा और 20 साल के बाद फर्ज करें मैं पकड़ा गया, तो ये तो मैं डिफेंस नहीं ले सकता ना कि जी मैं चूंकि 20 साल तक प्रैक्टिस करता रहा हूं तो लिहाजा अब मेरी जो जाली डिग्री है उसको असल मान लिया जाए। ये तो नहीं मैं ग्राउंड ले सकता, चाहे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो भी हो। इस तो बात 2 ही का सूरत हाल दिख रही है ना सर। एक डिग्री केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने अब ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, जेरे समात है, इसलिए हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। नंबर 1 आप कह रहे हैं करेगी, आप कह रहे हैं वो मामला चलाएंगे आगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में मामला काम से रोके जाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले की हद तक है, लेकिन यहाँ कराची यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का फैसला भी चैलेंज है सर। सिंध हाई कोर्ट के अंदर वो भी आप देख रहे हैं केस सुन सकती है, मुमकिन तौर पर स्टे ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। डू यू थिंक सो? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही है। मुमकिन तौर के ऊपर ये स्टे ऑर्डर भी जारी हो सकता है, ये रिफ्यूज भी हो सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी करंट प्रोसीडिंग चल रही है वो सिर्फ उनको काम की अच्छा चलिए एक मिनट दीजिए ना। इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट मुनीब क्या देख रहे हैं आप? देखें, ऑल्सो कीप इन माइंड सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की भी एक फॉर्मेशन है, चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी हाई कोर्ट्स के 2 चीफ जस्टिस भी हैं, तो इंक्वायरी रिपोर्ट भी एक आनी है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, विल दैट बेयर अपॉन एनीथिंग एट दिस पॉइंट? एंड सिंध हाई कोर्ट में कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से भी डिग्री मंसूखी को चैलेंज किया था, उधर भी हैं आपके जहांगीरी साहब। व्हाट इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस? देखिए, इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो ये कि वो कहते हैं ना फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड, वो मेरे ख्याल में शायद ये इसका ज्यादा मुख्तसर जो एक हम तज्जिया कर सकते हैं वो शायद इसका वो एक इशू है। और न जाने क्यों मुझे लगता है कि ऐसा कोई मुश्किल चीज होते हैं तो आप मतलब आप हमारी बहन है, आप फंसा लेती हैं किसी ऐसी चीज में। तो मैं निहायत एहतराम से आपसे ये अर्ज करूंगा कि जो मामलात हैं उसमें हम इतना मुख्तसर तज्जिया ही कर सकते हैं। मैं इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे सरकारी महकमों के अंदर ऐसे लोग होंगे, जिस तरह मियां दाऊद साहब अभी फरमा रहे थे, जिन्होंने अरसा दराज काम किया और बाद में पता चला कि डिग्री जाली है या किसी की गलत उसने फेक ली हुई थी और कभी वेरीफाई नहीं हुई। मैं इसको डिसरिगार्ड नहीं करूंगा, ये इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। बट जो मुझे समझ से मैं बालातर जो मेरे चीज है वो ये है कि देखिए, जहांगीरी साहब पहले प्रैक्टिस भी करते रहे, शायद उस वक्त ना हो, लेकिन अब तो जो बार, क्योंकि एक बड़े अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर है मियां साहब, तो इनको ये मतलब अब तो ये प्रोसीजर है कि अगर आप आए तो इवन जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो डिग्रियों वक्त नहीं होती होंगी। मुझे लगता है कि ये तमाम मामलात सरफे नजर किए जा सकते थे अगर वो डिवीजन ना पैदा होती जज साहिबान के माबैन, जो कि बदकिस्मती से हाईलाइट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, जिसका रिफ्लेक्शन आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं। और शायद ये खत्म नहीं होगा, बल्कि शायद मुझे लगता है विद एवरी पासिंग डे ये शायद बढ़ता हुआ नजर आए। और अभी तक तो अर्ज करूंगा कि जब तक इस निज़ाम के अंदर ये बरहमी और सख्ती का एलिमेंट मौजूद है, आप इन चीजों को देखेंगे कि रिपेटिटिव रहेंगी, होती रहेंगी। सर, अब जहांगीरी साहब ने तो खुद ये कहा है कि 34 साल बाद कराची यूनिवर्सिटी को याद आया है। इतनी बड़ी बड़ी वो लीगल पोजीशंस पे रहे हैं इस मुल्क में 34 साल सर, द टॉप मोस्ट लीगल पोजीशंस ऑफ द कंट्री अनचैलेंज्ड। और जैसे ही उन्होंने टू मेनी बहुत सी कड़ियां इधर मिलाई जा रही हैं ना फिर एनालिसिस के तौर पे, कि जैसे ही वो मुस्लिम लीग नून के बैठते हैं, उनकी जो फॉर्म्स हैं उनको जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, उनके जो जीतने वाले मेंबर कौमी असेंबली पहुंचे हैं ट्राइब्यूनल्स में बैठ के काम और संभालते हैं तमाम मामलात को और टाइमलाइंस देते हैं। ये पे दर पे चीज़ें खुलती रहती हैं, मुश्किलात पैदा होती रहती हैं। तीनों इस्लामाबाद के हलकों के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो इज दिस टाइमिंग रेलेवेंट एट ऑल आपकी नज़र में? जो आपने फरमाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें बड़ा वजन है और इसकी बात तो होती है। और मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि
तो चले अगर मेहदी हसन ने की तरह का सवाल फेंका ही है तो आप तो ख्वाजा आसिफ ना बने ना, आप तो खुल के जवाब दे दे सर। पाँव पे कुल्हाड़ा। बात ये है, हाँ। ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको तो फिर चाहे चले कोई बचा लेगा, मेरी बचने के चांसेस बड़े तो कम हैं। बचने से याद आया मुनीब, ये भी बताइएगा, ये अहम तरीन केस है आपकी नजर में, पॉलिटिकल बहुत है, बार के इलेक्शंस भी सर पे हैं, क्या 27वीं आईनी तरमीम और फिर जहांगीरी साहब का मामला बार के इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है? देखिए हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बार इलेक्शंस ऑलरेडी काफी हद तक मैनेज हुए हुए हैं और उनको गवर्नमेंट ने बड़ा पेनिट्रेट किया है। हाँ। और क्योंकि जो हमारे वफाकी वजीर कानून है जनाब आजम मजीद तारड़ साहब, उनकी बड़ी डीप पेनिट्रेशन है बार पॉलिटिक्स के अंदर, एंड ही एक्चुअली नोज कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। और ये जो मैंने बहुत पहले कहा था कि देखिए ज़रूरत के मुताबिक बहुत से काम होंगे, जहां तरमीम या कानून साजी की जरूरत पड़ेगी वो हो जाएगी, चाहे वो 26वीं तरमीम करनी हो या 27वीं करनी हो, जरूरत के मुताबिक तमाम काम हो। ठीक। और दाऊद साहब आपसे भी टाइमिंग का पूछूंगी, इतना रेलेवेंट सवाल उठाया मुनीब ने, तो मुझे बताइए आपको भी अभी याद आया कि उनकी डिग्री जो है वो खराब है? इतनी इंपॉर्टेंट इश्यूज सुन रहे थे, ट्राइब्यूनल्स में बैठ रहे थे, अपने ऊपर हरासगी का और इंटरफेरेंस का मामला उठा रहे थे, तो आपको भी याद आ गया सर कि डिग्री लग रही है बॉस की, जरा जाली है? मेरी बहन, जब ये मामला डॉन अखबार के अंदर रिपोर्ट हुआ और मेरी पिटीशन की जो ग्राउंड है वो डॉन अखबार की वो खबर है जिसके अंदर ये सारे फैक्ट जो हैं वो एलेबोरेट किए गए। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ भी आप ही गए थे ना? जी बिल्कुल है। मैं जो आप टाइमिंग का क्वेश्चन पूछ रही थी, हम इस बात को मान लेते हैं कि जस्टिस जहांगीरी के साहब के खिलाफ बदनीयती का अंसर मौजूद है, ये मान ली हमने बात। अब आगे चलें। अब आगे चलने का बात है डिग्री असली है या जाली है, इसकी इंक्वायरी होने में क्या एतराज है किसी को? अगर हाई कोर्ट नहीं कर सकती, सिंध हाई कोर्ट में तनाजा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 186A के अंदर ठीक हो गया दाऊद साहब, मौजूद है, वो इसको ऊपर ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, भागने का कोई मसला नहीं। मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुनीब आप साथ रहिएगा, बिकॉज अहम तरीन तोशाखाना 2 का आज 9 घंटे पे तवील समात हुई है। मच लाइक इद्दत केस एंड तोशाखाना केस, आपको प्री इलेक्शन याद होगा, 9 घंटे का ट्रायल सर आप रजिस्टर कर रहे हैं। 9 घंटे, सुबह 11 बजे शुरू हुआ, शाम को 8 बजे खत्म हुआ है। तोशाखाना 2 का फैसला सुनाए जाने के बाद इमरान खान अडयाला जेल से मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान है, ये खबर हमें मिल रही है। कासिम मार्केट के इलाके में कह रहे हैं खसूसी जेल तैयार किया जा रहा है और बीबी भी उनके साथ ही उधर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। क्या कहेंगे जी? ये काफी अर्सा पहले मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अर्ज किया था कि अभी जेल से घर तो मुंतकिली नहीं, लेकिन एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिली इमरान खान साहब की होगी और उसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं। और उसकी एक वजह ये भी बताई जाती है, बल्कि है, कि कुछ मामलात वहाँ दुरुस्त तरीके से अडयाला के अंदर वो खान साहब को रखा तो गया, लेकिन वो इक्विप्ड नहीं थी जेल उस तरह से जिस तरह से उनकी लिए चीजें कुछ करने की कोशिश की गई। अब जारी बात है फिर इस जेल के अंदर, फिर इसके अंदर वी कैन इट कुड बी एनीबडीज गेस कि ये ज्यादा मॉनिटरिंग इसकी आसान होगी, ज्यादा हैंड्स ऑन काम होगा। ऑल्दो अभी भी जो मुलाकातें हैं वो 100% मॉनिटर्ड होती हैं, उनके वीडियो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी बनते हैं और उनको वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, एवरीथिंग। तो उसमें शायद ज्यादा वो होगा। और गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अगेंस्ट द प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी वो उनको मूव कर सकती है। एंड आई थिंक ये एंड इसका भी टाइमिंग से क्या मुनासबत है सर? उनकी अपनी ट्वीट्स भी खतरनाक से खतरनाक होती चली जा रही हैं, जुनेद अकबर की भी तकरीर, दीगर तकरीर सामने हैं, इधर भी कोई डॉट्स मिला रहे हैं आप? देखिए फ्रैंकली बात यह है कि इमरान खान साहब की अहमियत सियासी तौर पर तो अभी हमारे पास क्या टेस्टमेंट है? आखिरी टेस्टमेंट 2024 का इंतखाब है, तो वो तो यही है कि उनकी सियासी हैसियत तो कम नहीं हो रही और जो ग्राउंड पे भी लगता है। लेकिन हाँ, उनकी जो सियासी रेलेवेंस है इन दैट सेंस के वो इस पावर पॉलिटिक्स में कैसे वापस आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, वो मुझे विद एवरी पासिंग डे फिलहाल तो आज के हालात में बिल्कुल मखदूस होती हुई नजर आ रही है। और सर ये गंडापुर साहब की अहम तरीन मुलाकात हुई है, एक तो जलसे में भी बहुत लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस और नापसंदीदगी का इजहार किया गया, एंड देन हिज मीटिंग विद इमरान खान, उस हवाले से क्या कहेंगे एट अ टाइम जब उनके अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट्स निकले हुए हैं? देखिए जो गंडापुर साहब हैं उनके बारे साथ जो आज भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, तो उसमें बहुत से लोग गुड़ियां उड़ा रहे थे कि कोई उनसे वो इस्तीफा मांग लिया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ,
खान साहब के साथ जो उनकी आज भी मुलाकात हुई, उस पर प्रेशर उन पर सिर्फ यही होता है कि आप हेड ऑन जाएं और बिल्कुल कन्फ्रंट करें, और जैसे मतलब बाकी बात करते हैं, फलाना करता है, ये करता है, वो करता है। गंडापुर साहब उनके सामने तो जारी बात है आर्ग्यूमेंट नहीं कहते। बाय द वे, लोग कुछ लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन गंडापुर साहब हमेशा लॉयल रहे हैं इमरान खान साहब की। लेकिन मसला ये है कि वहां तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बट द मोमेंट ही कम्स आउट, वो उनको एक रियलिटी चेक भी मिलता है। वो मिलता है कि भाई ये मैं वज़ीर आला हूँ, मेरा ताल्लुक है, मैंने अब 1.5 साल से हूँ और मामलात चल रहे हैं। हु वांट्स टू थ्रो अवे हिज सीट, दैट टू व्हेन यू आर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। तो उनको ये लगता है कि नहीं यार, किसी तरह से ये मामलात आगे चल रहे हैं। वो खलवत या जलवत में कुछ दोस्तों से ये बात जरूर कहते हैं कि भाई ये ऐसे लड़ के मसला हल नहीं होगा, ये तो अगर कोई थोड़ी सी पोजीशन हम सब अपनी तब्दील करें और हालात बेहतर हों, तब मुझे जाके मुझे खान दो साहब बातें की बता आसानी दीजिएगा, होगी। ये खान को एक और जेल में मुंतकिल करने से क्या अचीव होगा? इस जेल में अडयाला में क्या मसला है? नंबर 2 सर, खान साहब की भी क्या आपको लग रहा है कि एंगर या फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है? आज उन्होंने सहाफियों को भी कहा बकवास बंद करो, ईवान में भी एक करारदाद मंजूर हुई है। देखिए वो तो उनमें गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं आ रहा कि आप उस शख्स का ज़हनी तौर पर एनालाइज कीजिए जिसके पास कोई रास्ता ही ना हो हाँ। बाहर निकलने का। व्हेन यू डोंट सी अ लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल, तो इनवेरिएबली आप स्ट्रेस्ड आउट भी होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो खान साहब की फ्रस्ट्रेशन तो पीक कर रही है, बट उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर जो मैं अर्ज करता रहा हूँ बहुत एहतराम से कि यहाँ कोई तब्दीली हमें 2 ढाई 3 साल में नजर नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनी फारूक भी हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।